हेलो स्टूडेंट्स। तो वही पिछली वीडियो में हमने प्रेशर का कंसेप्ट सॉलिड के केस में डिस्कस किया था, जिसमें प्रेशर का कंसेप्ट आपको समझाया गया था फोर्स अपॉन एरिया के रूप में, जिसमें फोर्स हमने लिया था कौन सा, थ्रस्ट का केस, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो भी वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद अब इसी प्रेशर का कंसेप्ट हम जिसमें लेकर चलेंगे भाई फ्लूइड्स के केस में। तो फ्लूइड्स कौन सी चीज़ें होती हैं? फ्लूइड्स आर द मटेरियल्स विच कैन फ्लो। तो फ्लो कौन सी चीज़ें कर सकते हैं? अब सॉलिड तो फ्लो कर नहीं सकते, क्योंकि उनके बीच में इंटर एटॉमिक जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि लिक्विड और गैस के केस में वो इंटर एटॉमिक जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो सॉलिड के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, वीक होते हैं। इसीलिए वो तो फ्लो कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर पाते। तो वो केस अब हम फ्लूइड्स में प्रेशर का केस किस तरह से समझ सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी बीकर के अंदर आप अगर वाटर ले रहे हैं या और कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, तो वो वाटर या जो भी लिक्विड ले रहे हैं वो इसके बॉटम सरफेस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसकी वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो हैं वो क्या करते हैं भाई, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब मान लीजिए कोई प्लास्टिक बोतल हमने इस लिक्विड के अंदर डालने की कोशिश की। अब अगर आप इस वाटर के सरफेस के ऊपर उस बोतल को रख देंगे तो क्या वो इसकी टॉप लेयर से नीचे जा पाएगी? वो प्लास्टिक की बोतल जो कि एम्प्टी है और उसके माउथ को आपने क्लोज़ किया हुआ है, उस बोतल को क्या आप इस टॉप सरफेस से नीचे पाएंगे? वो इस टॉप सरफेस पर क्या करती है, फ्लोट करने लग जाती है। अब आप जैसे ही अपने हैंड से उसको इस वाटर के इनसाइड जो है इमर्ज करने की कोशिश करेंगे, पार्शियली या फुल्ली इमर्ज करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही आप अपने हैंड को वहाँ से रिलीज़ करते हैं तो बोतल एकदम से अपर साइड में आ जाती है। तो अपर साइड में क्यों आती है? जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उस बोतल के ऊपर एक्ट कर रहा है तो उसे नीचे जाना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफ़ेक्ट होता तो बोतल कहाँ चली जानी थी, पानी के अंदर चली जानी थी। लेकिन उसके इफ़ेक्ट से एक फोर्स और जहाँ पर एक्ट कर रहा है और उसकी मैग्नीट्यूड उस ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, ज़्यादा। तो वो जो फोर्स जो वाटर उस बोतल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है, उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहते हैं भाई? अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट बोला जाता है, या इसका दूसरा नाम बुआयंट फोर्स, जो बोतल को अपवर्ड साइड में ले जाने की कोशिश करता है। यहाँ से बोतल के ऊपर किस साइड में फोर्स एक्सर्ट करेगा? अपवर्ड साइड में। बोतल तो हम हैंड से इसको किस साइड में प्रेस करने की कोशिश करेंगे? डाउनवर्ड साइड में। और जैसे ही हैंड को रिलीज़ करते हैं तो फिर ये बोतल किस साइड में जाएगी भाई? अपवर्ड साइड में जाएगी। वो क्यों जाती है, किस फोर्स के कारण जाती है? दैट फोर्स इज़ व्हाट? अप थ्रस्ट या बुआयंट फोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था यहाँ पर बुआयंट फोर्स का। तो भाई यहाँ पर इस बुआयंट फोर्स के कारण ये बोतल कहाँ चली जाती है? अपवर्ड साइड में चली जाती है। इसके बाद वही कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट तो लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर क्या कर जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, जबकि कुछ फ्लोट कर जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न है क्या होता है? उसके पीछे रीज़न होता है उनकी डेंसिटी। हम कंपैरिजन करते हैं जिस लिक्विड के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज कर रहे हैं, उस
ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का और जिस लिक्विड के अंदर उसको इमर्ज कर रहे हैं उस लिक्विड की डेंसिटी का कंपैरिजन करते हैं। अगर इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड, जिस लिक्विड के अंदर हम ऑब्जेक्ट को इमर्ज कर रहे हैं उससे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या हो, अगर लेस है, कम है, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन लिक्विड एंड if density of object is more than density of water or any other liquid, then object will sink। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमारे सामने आ गया कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो किसी लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। तो इसका कंसेप्ट कहाँ से पता चलेगा, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का कंपैरिजन करेंगे हम जिस लिक्विड के अंदर हम उसको इमर्ज कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की वैल्यू से कम आ रही है तो वो फ्लोट करेगा, और अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा आ रही है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तो वो सिंक कर जाएगा। डेंसिटी बेसिकली किसका रेशियो होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए इसी कंसेप्ट के बेस पर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। क्या, एक तो है भाई शिप और एक है भाई नेल। अब देखो शिप भी आयरन से बनी हुई होती है और नेल भी जो है वो आयरन से बनी होती है। तो फिर क्या रीज़न होता है कि इतनी बड़ी शिप तो फ्लोट कर जाती है वाटर के ऊपर जबकि नेल जो है वो सिंक कर जाती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा कि नेल जितने रीजन में से पास होती है तो उसमें से बहुत कम वॉल्यूम को नेल के केस में, इन केस ऑफ नेल के केस में क्या होगा कि वहाँ पर जितने रीजन में से वो जाएगी वो बहुत कम अमाउंट ऑफ लिक्विड को वहाँ से डिस्प्लेस करती है, या उसका जो वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होगा जितने लिक्विड को वहाँ से डिस्प्लेस करेगी। अब वॉल्यूम कम होगा तो बताइए डेंसिटी की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो जिस मटेरियल की डेंसिटी की वैल्यू लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है वो तो क्या कर जाएगी भाई, सिंक कर जाएगी। वहीं अगर शिप की बात करते हैं तो वो जिस रीजन से पास होता है तो वहाँ वो भी लिक्विड को डिस्प्लेस करता चलता है। तो वहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू क्या है भाई, ज़्यादा है, इसलिए डेंसिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डेंसिटी कम होने के कारण जब डेंसिटी शिप की, वाटर की डेंसिटी से कम हो गई तो वो फ्लोट कर जाएगा। जबकि नेल की डेंसिटी की वैल्यू लिक्विड की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी से क्या हो गई भाई, ज़्यादा होगी, इसीलिए वो क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है। तो बेस्ड ऑन द डेंसिटी हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है वो लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा और कौन सा सिंक करेगा। इसके बाद भाई एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल।
आर्कमिडीज प्रिंसिपल। तो एक साइंटिस्ट हुए आर्कमिडीज, उन्होंने इसी लिक्विड के फ्लो से रिलेटेड जो है यहाँ पर फ्लूइड के केस में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हैं तो वहाँ पर उसके वेट के बारे में उसने कंसेप्ट दिया। आप नोटिस करते हैं जब आप वेल में से किसी बकेट को पानी में से बाहर निकालते हैं तो जब तक पानी के अंदर थी वो बकेट तब तक उसका वेट हमें कम फील होता है, लेकिन जैसे ही पानी में से बाहर निकाले हमने बकेट तो वहाँ पर उसका वेट ज़्यादा लगने लगता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है वो कहाँ से समझ में आएगा हमें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोई स्टोन जो है वो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और उस स्ट्रिंग को आपने किसके साथ अटैच कर दिया, स्प्रिंग बैलेंस के साथ। स्प्रिंग बैलेंस के साथ है। अब स्प्रिंग बैलेंस इसका वेट मेजर कर देगा। ये केस हम लेकर चल रहे हैं कहाँ पर, ओपन एयर में। अब इसी स्टोन को हम किसके अंदर इमर्ज करते हैं, एक लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं। वही स्ट्रिंग है, वही स्टोन है और वही यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस है। अब जो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आती है वो पहले वाले केस के कंपैरेटिवली कम आती है। अब जो रीडिंग आएगी वो पहले वाले केस के कंपैरेटिवली कम रीडिंग यहाँ पर देता है। उसके पीछे रीज़न क्या होगा, क्योंकि जब हमने लिक्विड के अंदर इसको इमर्ज किया तो लिक्विड ने अपवर्ड साइड में इस स्टोन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया और वो फोर्स कौन सा था, अप थ्रस्ट का कंसेप्ट अभी हम पढ़ कर आए हैं। इसीलिए वो उतनी अमाउंट में उस स्टोन के वेट में क्या कर देता है, लॉस कर देता है जितना अप थ्रस्ट का रिजल्ट यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन से वाटर उस स्टोन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उतनी वैल्यू उसके वेट में से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए उसका वेट वहाँ पर लॉस हो जाता है, जबकि बाहर लिक्विड के बाहर जो है वो उसका वेट ज़्यादा मिलता है। तो इसके पीछे अब रीज़न आपको क्लियर हो गया होगा कि लिक्विड के अंदर जो है वो हम ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कम क्यों हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बताया कि जब किसी लिक्विड के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हैं तो वहाँ पर उसके वेट में जो डिक्रीज़ होता है, वेट में जो लॉस हुआ है वो लॉस किसके इक्वल होता है, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड वहाँ से उसने डिस्प्लेस किया है। अब जब स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो कुछ न कुछ लिक्विड को वहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो ये कहता है क्योंकि अप थ्रस्ट वहाँ पर एक्ट कर रहा है और वही अप थ्रस्ट उतनी ही अमाउंट में उसका वेट क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्योंकि वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, अप थ्रस्ट कहाँ पर एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो नेट फोर्स उन दोनों का डिफरेंस हम लेकर चलते हैं। उसके बेस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोन का वेट पहले के कंपैरेटिवली कम यहाँ पर मेजरमेंट इसकी आएगी। तो भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल की यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि व्हेन ए बॉडी इज partially or completely immersed in a liquid, जब कोई बॉडी पार्शली या फुल्ली इमर्ज हो किसमें, एक लिक्विड में, तो कहता है इट एक्सपीरियंस
it experience an upward force, तो ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है वहाँ पर एक्सर्ट करती है। और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट ने कितना लिक्विड का वेट वहाँ से डिस्प्लेस किया है उसके इक्वल किसकी वैल्यू होगी, अप थ्रस्ट की वैल्यू, या मैथमेटिकली आप अप थ्रस्ट कह सकते हैं, इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया ड्यू टू लिक्विड, और वो किसके इक्वल है, वो है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो बताइए, अब ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, अप थ्रस्ट हो गया। इसको मान लीजिए हमने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, या अप थ्रस्ट को मान लीजिए यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो नेट फोर्स अगर हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हों तो यहाँ पर नेट फोर्स कहो या नेट वेट कहें तो डब्ल्यू माइनस यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। एफ यहाँ पर क्या है, नेट वेट, क्योंकि वेट भी क्या होता है, एक फोर्स ही तो होता है। पीछे हमने मास और वेट का कंपैरिजन किया था, वहाँ पर इसको रिलेट करवाया था। तो नेट वेट यहाँ पर किसके इक्वल आ जाए, जो एक्चुअल वेट था उसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, अप थ्रस्ट। तो बताइए एक्चुअल वेट में से कुछ न कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो नेट वेट रिड्यूस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये सारा कंसेप्ट किसने बताया भाई, आर्किमिडीज ने। इसीलिए इस प्रिंसिपल को आर्किमिडीज प्रिंसिपल के रूप में लेकर चलते हैं। इसीलिए बकेट वेल में जो वाटर के अंदर होती है, इसीलिए वो वहाँ पर उस टाइम तो वो हल्की लगती है, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर निकलती है तो वहाँ पर जो वेल का वाटर है वो उस बकेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसके कारण अंदर तो जब वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा था तब तो उसका वेट क्या हो गया था, लॉस हो गया था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली अब उस पर क्योंकि लिक्विड कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए अब उसका वेट पहले के कंपैरेटिव में ज़्यादा मिलेगा और हमें ज़्यादा वेट वहाँ पर एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद भाई कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं रिलेटिव डेंसिटी का। तो रिलेटिव डेंसिटी बिल्कुल इजी टर्म है भाई। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी के साथ कंपैरिजन करवाते हैं, तो उन दोनों डेंसिटी का जो रेशियो होता है दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर आपको उस सब्सटेंस की डेंसिटी दे रखी हो और वाटर की डेंसिटी दे रखी हो तो वहाँ पर उस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं, या रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, वाटर की डेंसिटी दे रखी है तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि भाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज़ 10.8। रिलेटिव डेंसिटी दे दी ऑफ सिल्वर, कितनी दे दी भाई, 10.8।
और भाई डेंसिटी ऑफ वाटर दे दी कितनी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी भाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी क्या बताई थी मास अपॉन वॉल्यूम, और मास की यूनिट हम किलोग्राम में लेते हैं और वॉल्यूम किस में आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा। अब दो वैल्यूज़ दे दी, रिलेटिव डेंसिटी दे दी और डेंसिटी ऑफ वाटर दे दी, ये दोनों चीज़ें दे दी। और आपसे क्या पूछ लिया व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सिल्वर की डेंसिटी, तो ये इसकी ये वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमारे पास इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी और ये आ जाएगी 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये कंसेप्ट था भी आपके पास रिलेटिव डेंसिटी का, और रिलेटिव डेंसिटी के इस कंसेप्ट के साथ आपका ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है।